अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, और अपने फीडबैक से आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है, अच्छा है या बुरा है। आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेरे हुस्न में कितना एक इजाफा हो चुका है अभी तक, कल से लेकर आज तक मज़ीद कितने इजाफे की आप तवक्को करें, सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। बात करूँगा आज जनाब 5 बड़ों की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये 5 बड़े क्या हैं, मेरे ख्याल में कितने बड़े हैं, उस पर बात करेंगे। वेनेजुएला में अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया जनाब। हमारे यहाँ पर तो ये कहते थे साइफर नहीं भेजा, इस पर बात करेंगे। फिर शहजाद अकबर केस में कुछ गेम चेंजिंग फैक्ट्स हैं सामने आए, वो उस पर बताऊंगा, और इंजीनियर अली मिर्जा के झूठ के ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं जनाब अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशंस। इस सिलसिले में मैंने पहले एक वीडियो की थी, बड़ी डिटेल में। मैंने उस टाइम बताया था कि अरशद साहब का ये बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था, बड़ी उनकी स्टडी थी। बल्कि मेरे पास अरशद साहब का एक क्लिप आज मौजूद भी है, 4 मिनट का, ये बड़ा लंबा चौड़ा क्लिप है, ये मैं ट्वीट करूंगा इसको। तो जो मेरी वीडियो है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा अमरीकी रजीम चेंज कैसे होती है। उसमें मैंने कोवर्ट ऑपरेशंस का बताया था, वो मैंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से की थी, किस तरीके से यहाँ पर साइफर भेज कर डायरेक्ट धमकी लगाई गई थी। उस टाइम पे हमारे बड़े बड़े दानिश्वर आके कहते थे नहीं जी अमेरिका रजीम चेंज तो करता नहीं है, अमेरिका तो हमारा इतना बड़ा अच्छा अबू है कि वो तो रजीम चेंज करता ही नहीं है। तो मैंने एक लिस्ट उस टाइम पे बनाई थी, उसमें फिर मैंने शॉर्ट करके आपको बताया था। मैं अभी मेरे सामने वो लिस्ट पड़ी है, कोवर्ट और ओवर्ट, यानी कि फिजिकली अटैक या साजिशों के जरिए रजीम चेंज। 1903 से मैंने शुरू किया, 1800 में भी की हुई है। पनामा कोलंबिया में इन्होंने की थी। 1903 से 1925 के दरमियान में होंडोरस में रिपीटेड बनाना वॉर्स करवाई थी। 1909 में क्यूबा में किया था ओवर्ट ऑपरेशन। 1910 में निकोरागावा का ओवर्ट ऑपरेशन किया था। 1933 में दोबारा किया था मैक्सिको में। 1913 में किया था। 1934 हेटी में ओवर्ट ऑपरेशन किया था। डोमिनिकन रिपब्लिक में किया हुआ है। 1948 में साउथ कोरिया में मिलिट्री ऑपरेशन किया, और अपनी रजीम इंस्टॉल की। 49 में ग्रीस में ओवर्ट ऑपरेशन, कोस्टारिका में ओवर्ट ऑपरेशन 48 में। 49 में सीरिया में एक कू करवाया था शेख अल कुवैती के खिलाफ, और अल्बानिया में 49 में करवाया था। इजिप्ट में कोवर्ट ऑपरेशन किए थे CIA ने, जो मोनार्की को गिराया था। उसके बाद ईरान में ऑपरेशन एजैक्स 53 में, हम जानते हैं इसके बारे में। ग्वाटेमाला में ऑपरेशन PB सक्सेस किया था, कोवर्ट ऑपरेशन था। सीरिया में 57 में कोवर्ट ऑपरेशन था। 59 में इंडोनेशिया में कोवर्ट ऑपरेशन था। क्यूबा में 63 में बे ऑफ पिग्स वाला जो ऑपरेशन किया था, कोवर्ट ऑपरेशन था। कंबोडिया में कोवर्ट ऑपरेशन था। 65 में कॉन्गो में कोवर्ट ऑपरेशन था। लेओस में 60 में कोवर्ट ऑपरेशन था। 61 डोमिनिकन रिपब्लिक कोवर्ट ऑपरेशन था। इराक में 63 में कोवर्ट ऑपरेशन था। साउथ वियतनाम में कोवर्ट ऑपरेशन था। ब्रिटिश गिना में कोवर्ट ऑपरेशन था। ब्राज़ील में ओवर्ट ऑपरेशन किया। 64 में ऑपरेशन ब्रदर सैम, जिसपे मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इंस्टॉल किया था। 67 में इंडोनेशिया में कोवर्ट ऑपरेशन था, इसमें मैस किलिंग्स करवाई थी इन्होंने। 73 में चिली में ओवर्ट ऑपरेशन था, इकोनॉमिक वॉरफेयर के जरिए कू करवाया था। 79 कंबोडिया में ओवर्ट ऑपरेशन किया, ठीक है, बॉम्बिंग की थी इन्होंने, स्टेट को स्टेबलाइज किया। 71 में बोलिविया में कोवर्ट ऑपरेशन किया, बैंजर कू। 91 में इथोपिया में कोवर्ट ऑपरेशन किया, रेबल्स के वो कराया रजीम, 1991 में गिरा दी। 1991 में अंगोला में कोवर्ट ऑपरेशन किया। 1999 में ईस्ट तैमूर में इन्वेजन की, कोवर्ट ऑपरेशन किया। अर्जेंटीना में दोनों की। अफगानिस्तान में पहले 1992 में कोवर्ट ऑपरेशन साइक्लोन इसका नाम था, मुजाहिदीन फंडिंग की। इस ऑपरेशन से तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसमें अमेरिका का छोटा पाकिस्तान था, ज़ियाउल हक साहब थे जनाब। पोलैंड में 89 में कोवर्ट ऑपरेशन, चैड में कोवर्ट ऑपरेशन, निकोगोरा में 99 में कोवर्ट ऑपरेशन। उसके बाद इसको छोड़ देते 1986 से 1991 में USSR के साथ करते रहे। फिर 91 में इराक के साथ कोवर्ट ऑपरेशन जनाब किया। 96 में इराक में कोवर्ट ऑपरेशन किया, इराक में कू करवाया, इसको ऑपरेशन डिबैचल्स कहते हैं। 1944-45 में हेती में दोनों करवाए, कू करवाया। उसके बाद जनाब 2000 से 2021 अफगानिस्तान में ओवर्ट ऑपरेशन करवाया, बॉम्बिंग की और तालिबान की गवर्नमेंट हटाई। वेनेजुएला में 2002 में कोवर्ट ऑपरेशन करवाया, हुगो चावेज के खिलाफ कू जो है उसमें सपोर्ट की, उसके हक में 2003 से 2021 इराक में ओवर्ट ऑपरेशन करवाया, बॉम्बिंग की, सद्दाम हुसैन को गिराया। हेटी में 2004 में दोनों किए।
किर्गिस्तान में कोविड ऑपरेशन करवाया एनजीओ के थ्रू। 2005 से 2009 में सीरिया में कोविड ऑपरेशन किया, सोमालिया में कोविड, फ़लस्तीन में कोविड ऑपरेशन, हंदोरस में दोनों किए। 2011 में लिबिया में कोविड ऑपरेशन किया, गद्दाफी को मारा। 2011 से 2017 में सीरिया में CIA के जरिए कोविड ऑपरेशन किए। फिर वेनेजुएला में जनाब इन्होंने 2019 से जो ऑपरेशन कोविड ऑपरेशन शुरू किया था, सैंक्शंस लगी थी, वो जो ग्वाडियो की रिकग्निशन की थी, कोविड प्रेशर था मुडारो के अगेंस्ट। आज इन्होंने हमला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर हमला करके एक जाम हुए मुल्क के ऊपर, प्रेसिडेंट को उठा के मुल्क से बाहर मुल्क बदर ज़बरदस्ती करके वो कब्जा कर लिया है इस मुल्क पे। वेनेजुएला दुनिया का दूसरा बड़ा तेल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है जनाब, तो कब्जा करना तो इस पे बनता ही था। इस पे कोई आपको इतनी बड़ी हैरत नहीं होनी चाहिए। ये आपके जमहूरियत का चैम्पियन मुल्क है अमेरिका, ठीक है। 303 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं इनके पास जनाब। और सदर जो है और उसकी बीवी को पकड़ के ट्रम्प साहब बड़े खुश हैं कि जी हमने किया। ईरान को धमकियाँ लगा रहे हैं, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहते क्योंकि अभी पाकिस्तान से काम है। तो अमेरिका इसी तरीके से काम करता है। इसमें जो लोग, जो बेबस लाचार लोग ये फरमाते हैं कि जनाब अमेरिका ने हमें साइफर नहीं भेजा, उनके लिए निशानियाँ हैं। मैंने कहा ये आपको एक बता दूं डिटेल में, तो मैंने बात की हुई है इसके ऊपर। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब 5 बड़ों का जिक्र कर रहे हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि 5 बड़े तो है ही नहीं इस मुल्क में। इस मुल्क में सिर्फ 2 बड़े हैं। एक बहुत ही बड़ा है, उसका नाम है इमरान खान, और दूसरा बड़ा जिसका नाम राना सनाउल्लाह नहीं ले रहे तो मैं भी नहीं ले रहा। अगर मुल्क के हालात ठीक करने तो इन 2 बड़ों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। जैसे नजम सेठी साहब ने कल कहा कि जनाब अगर इमरान खान बाहर आ गए तो 2 पार्टियां तो वैसे ही फारिग हो जाएंगी ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनका तो चक्री कोई नहीं रह जाएगा। तो पीछे फिर इमरान खान और उसका नाम ही रह जाएगा। और उन्होंने साथ इस लड़ाई को बड़ा खूबसूरती के साथ टाइटल दिया। उन्होंने कहा ये इदारों की लड़ाई नहीं है, ये इदारे के साथ लड़ाई नहीं है, 2 शख्सियात की लड़ाई है। अगर इमरान खान रिहा हो गया तो एक शख्सियत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो शख्सियत मेरा ख्याल है नजम सेठी साहब ने नाम नहीं लिया, राना सनाउल्लाह साहब ने नाम भी नहीं लिया। मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ वो कौन है, लेकिन गैस करें वो कौन है। इंटरेस्टिंग तो ये होगा कि आप कमेंट करके बताएं कि वो शख्सियत कौन है। वो बड़ी अजीम शान शख्सियत है एक, और राइटली सो नजम सेठी साहब ने पॉइंटेड किया कि ये एक ही 2 शख्सियात की लड़ाई है, इदारों की लड़ाई कोई नहीं है ये। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से शख्सियत की लड़ाई को इदारों की लड़ाई बना दिया गया है, जो कि फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये राना साहब क्यों बिठाना चाह रहे हैं जी 5 बड़ों को अचानक से ही? क्यों इसलिए बिठाना चाह रहे हैं क्योंकि एक मोमेंटम बन रहा है। कल रात को मैंने आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी साहब किस तरीके से मोमेंटम गेन कर रहे हैं, और बैरिस्टर गौहर साहब उसके ऊपर गोबर डालने के लिए पहुंच चुके हैं। उस पर मज़ीद खबरें भी मेरे पास थी, लेकिन वो मैं खबरें ज़रा रोक राक के रख रहा हूँ, शाम को उस पर करते हैं। फ़िलहाल मैं बात करना चाहूँगा शहजाद अकबर साहब के केस के ऊपर। इस बार शहजाद अकबर साहब का केस बड़ा सीरियस टर्न ले चुका है। मेरी इतलात के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस केस को टेक ओवर कर लिया है। अब ये लोकल पुलिस का केस नहीं रहा। इससे पहले शहजाद अकबर साहब पे एसिड फेंकने का वाक़या था, वो उस काउंटी की लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन जब शहजाद अकबर पे अटैक हुआ उसके बाद उनके घर को आग लगाने की कोशिश की गई, तो अब फॉर्मली ये केस लोकल पुलिस की जानिब से दे दिया गया है स्कॉटलैंड यार्ड के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को, या काउंटर टेररिज्म पुलिस को। ये फाइलें सारे शवाहिद उनको दे दिए, आगे से वो लेके चलेगी। यूके में बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे, तो उनकी कोई होम मिनिस्टर है शबाना, सारे कहते हैं मर्द बन शबाना, या आप लोगों ने क्यों इजाज़त दी हुई है, इस तरह दंदनाते फिरते हैं दूसरे लोग। या जी शहजाद अकबर साहब एजेंसियों की, पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये भी सोचना होगा कि आप लोग इस तरह का माहौल पैदा करते हैं कि कोई और ये हरकत करके एजेंसियों का नाम बदनाम करे, आपका नाम इस्तेमाल भी कर सकता है। ये भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। शहजाद अकबर साहब को अंडरग्राउंड किया हुआ है यूके वालों ने, वीलॉग किया कोई नई सी जगह से, एक दुल्हन वाले बेड पे बैठ के कर रहे हैं। मैं तो इस शक में पड़ गया कि उन्होंने कोई दूजा ब्याह तो नहीं खड़का लेता, लेकिन बाद में वो उधर जो है वो दूसरे साहब एक साथ बैठे हुए 2 पहिए नजर आए, तो मुझे ज़रा दिल को सुकून हुआ। नहीं तो जिस किस्म के बेड पे आजकल वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वो बेड है कि सोफा मैंने नहीं पता, लेकिन बड़ा कोई दुल्हन वाला सी। तो ये केस अब सीरियस हो गया। अब इसमें से इन्वेस्टिगेशन आपको कुछ मिलनी या नजर आनी शुरू हो जाएगी, देखते हैं वो कब आती है। दूसरी तरफ जनाब एक साहब हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर, जो खुद साख्ता एक स्कॉलर हैं इस्लाम के। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जनाब एक काज़िब आदमी है, काज़िब झूठे को कहते हैं, ये बड़े झूठे लानती आदमी। ये बात इस्टेब्लिश्ड है, ये बात मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको। मिर्ज़ा साहब को तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान में मिर्ज़ा साहब के ऊपर एक FIR कट दी 295C की। पाकिस्तान में जिन लोगों के ऊपर ये FIR कटती है वो जेल से बाहर नहीं आते, 10-10, 20-20, 15-15 साल नहीं आते। मिर्ज़ा साहब के ऊपर एकदम से मिर्ज़ा साहब की गिरफ्तारी हो गई जी, मिर्ज़ा साहब की गिरफ्तारी हो गई। मिर्ज़ा साहब को रिमांड पे 30 दिन के लिए भेज दिया गया। उसके बाद हैरत अंगेज़ तौर पर 295C के एक मुलजिम को
बगैर किसी ट्रायल के ज़मानत मिल जाती है। मेरे कान उसी टाइम पे खटके थे जब एक साहब ने मुझे बताया कि मिर्ज़ा साहब को हिफाजत के लिए याद लिया गया, ज़रा अंदर मिर्ज़ा साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम शिल्ज़ाम नहीं है। और मैं आपको फैक्चुअली की बात बता रहा हूँ, मैं क्योंकि तौहीन मज़हब वाली स्टोरीज़ नहीं करता, मैंने इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि ये स्टोरी डिस्कस की जाए या कि ये डिस्कस करने के काबिल है भी कि नहीं। लेकिन मिर्ज़ा साहब फिर अचानक ही बाहर आए। बाहर आने के चंद ही दिनों बाद मिर्ज़ा साहब दोबारा हीरो बन गए। उसने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे उसी कुर्सी पे बिठा दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद मिर्ज़ा साहब के मुंह से एक झूठों का बवासीर शुरू हो गया। मिर्ज़ा साहब बवासीरी साफ़ी है, बवासीरी आलिम है। मिर्ज़ा साहब ने फिर झूठ मूठ बताने शुरू कर दिए। वो जेल में कैदियों के हालात बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। मिर्ज़ा साहब इस तरह बता रहे थे जैसे जेलर वो थे। मिर्ज़ा साहब ने जो जेलर है अंजुम, उसकी भी तारीफ़ें की, बताया ज़बरदस्त काम है। फिर मिर्ज़ा साहब के अंदर जो 3 कीड़े हैं, अग्गा मग्गा और छग्गा, उन तीनों ने मिलकर मिर्ज़ा साहब को कहीं काटा नाजुक जगह पे। तो मिर्ज़ा साहब शुरू हो गए। मिर्ज़ा साहब ने कहा जी उन्होंने इमरान खान की वहाँ पर आवाज़ सुनते थे, उन्होंने सुनी है इमरान खान की आवाज़ है, वो बता नहीं सकते, वो चक्की में हैं। अच्छा, अब हमारे भी कुछ लोग हैं जानने वाले, हम इधर कोई अमरूद की रेडी लगा के तो नहीं बैठे हुए ना कि कीड़ा सिर्फ हमारे अमरूद से निकलता है। नहीं, कीड़े तो हमारे और भी जगहों से निकलते हैं यहाँ पर, जैसे मिर्ज़ा साहब के कीड़े निकलते हैं। तो हमने कीड़े को कहा चेक करके आ, तो जेल जराए से मैं आपको बड़ी कंफर्म बता रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब वॉज नो वेयर नियर इमरान खान। इमरान खान इज वेरी वेरी हाई सिक्योरिटी प्रिजन। तो मिर्ज़ा साहब बिल्कुल उनकी आवाज़ें नहीं सुन रहे थे, जेल वालों का ये कहना है, ये बिल्कुल वो नहीं कर रहे थे। और मुझे उन्होंने एक चीज़ भेजी आगे से, उन्होंने कहा जनाब आप मिर्ज़ा साहब की, जो मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर रोज़ाना दिन को ये बनता था और मुर्गी आती थी और देसी घ्यो आता था, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये फॉर्म है। उन्होंने कहा जी ये जेल में ये हमने जमा करवाया हुआ है उधर अदालत में कि इमरान खान को ये दिया जाता है। मंडे को इमरान खान नाश्ते में करते हैं डबरोटी, अंडा, दही और चाय। लंच में वो खाते हैं सीजनल वेजिटेबल यानी सब्जी, रोटी, सलाद और दही। डिनर में वो दाल चावल खाते हैं और साथ उनको फ्रूट मिलता है। उन्होंने कहा जी ट्यूसडे को वो खाते हैं दलिया, ब्रेड। इन्होंने ओट मिल लिखा हुआ है जिससे लोग बड़ा इंग्लिश समझ रहे थे, लेकिन वो दलिया होता है। ट्यूसडे को नाश्ते में दलिया, दूध और चाय शाय, साथ होती है दाल और रोटी। दाल गरम लिखा हुआ है, दाल गरम होती है ना दाल, और रात को दाल चावल। बुध को खाते हैं ब्रेड ऑमलेट, दाल माश, और रात को खाते हैं दाल चावल। रोज रात को दाल चावल खाते हैं पहले 4 दिन। थर्सडे जुमेरात वाले दिन खाते हैं जनाब वो अंडा ऑमलेट, दाल गरम, एक दाल गरम, दाल ग्रैम है ये, आई एम वेरी सॉरी मैं इसको गर्म पड़ी जा रहा हूँ, फिट मोदील। तो यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे को ये दाल ग्रैम, दाल चना खाते हैं, और वेनसडे को ये दाल माज खाते हैं, दाल गरम। हे ब्याल्ला। अच्छा जेलर तू उर्दू में भेज देना मैनू। अच्छा, जुम्मे को ये खाते हैं जनाब अंडा, डबरोटी, दही, साथ खाते हैं दिन में सब्जी, और रात को खाते हैं जनाब ये दही और चावल और सलाद। अच्छा, फिर सैटरडे को इनको दिया गया जी ऑमलेट और डबरोटी, दिन को खाते हैं सीजनल वेजिटेबल, और रात को ये खाते हैं राइस प्लस योगर्ट। इसके अलावा नीचे उन्हें दिया हुआ है कि जी डिमांड के ऊपर हफ्ते में 2 दिन देसी मुर्गी, और हफ्ते में 1 दिन मटन जो कि देसी घी में बनाते हैं, वो भी इनको दिया जाता है। ये पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है, जेल की अथॉरिटीज नहीं जमा कराया। तू मिर्जिया सालिया, तू कित्थों रोज देसी घ्यो ते सुंघ लैंदा सी, मैनू ऐ दस जरा। मैं मुझे आपके मिर्जा साहब झूठा होने पर कोई साफ भी नहीं कर रहे, ये लानत है आपकी शक्ल पे। मुझे तुम्हारे झूठा होने पर कोई शक व शुबा नहीं है। मुझे हैरत होती है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। कल शाहजेब खानज़ादा जो है वो भी मैं देख रहा था, वो सुन रहा है, मिर्ज़ा बता रहा है कि मेरी चक्की थी, उसके परपेंडिकुलर ऐसे चक्की थी, अभी ऐसे चक्की थी, परपेंडिकुलर थी, तो मुझे वहाँ से उसकी आवाज़ें आती थी, मैं दिखा नहीं सकता। खान बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। साथ में बता रहा है 2 साल उसने जेल में गुजार लिए। ऐसे नहीं होता, मैं 9 बजे टाइम देखता था, फिर 2 घंटे बाद टाइम देखता था तो 9:15 होते। मामा तेरे अपने 12 बजे थे, दिमाग तेरा कम नहीं करता, गूं तेरे जहन में भर आता है। आपको मिर्जा साहब सजा उस टाइम मिली थी, मैंने उस टाइम भी वीडियो की थी, आपको सजा आपकी जबान की वजह से मिली थी, जेल में रखा गया था। अभी मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत बड़े झूठे हैं, आप तकरीबन झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जेल के जराये के मुताबिक कोई आपका ताल्लुक नहीं था, कोई आप इमरान खान के नज़दीक नहीं थे, कई आप इमरान खान के सेल के पास नहीं थे। बिला वजह झूठी कहानियां आप गढ़ रहे हैं, और आप एक अदर टाउट हैं। ये अब मैं कन्फर्म हूँ, आप टाउट हैं, और आपको बचाने के लिए, अपने असासे को बचाने के लिए इसको जेल में रखा गया था, क्योंकि जिसके 295C पाकिस्तान में जिस पे लगता है
वो बिना ट्रायल ऐसे हशाश पेशाश हट्टा कट्टा बेगैरत की तरह बाहर आके इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। तो लिहाजा माफ़ कीजिए, मिर्ज़ा साहब की बातों में ना आइए, इन पे लानत भेजिए। मेरे साथ मिलके ये एक झूठा काज़िब शख्स है, इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।